नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ रैप्डोमायलिसिस के बारे में। ये क्या होता है, किनको होता है, क्या इसके कारण है, पूरा समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इसका क्या इलाज है। अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, रैप्डोमायलिसिस मतलब होता है मसल्स का टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो उससे क्या होगा, मायोग्लोबिन रिलीज होगा, मायोग्लोबिन रिलीज होगा। उसके जो छोटे 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 मसल्स फाइबर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो ब्लड में रिलीज होंगे। फिर ये जाके किडनी में भी ट्रेवल करेंगे। तो जो मायोग्लोबिनूरिया, यूरिन के रास्ते मायोग्लोबिन निकलेगा, तो ये किडनी को डैमेज करेगा। इसे बोलते हैं एकेआई में ले जाएगा पेशेंट को, एक्यूट किडनी इंजरी में भी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, बहुत सारी चीजों में मायोग्लोबिनूरिया होता है। किडनी खराब भी हो सकती है, मसल पेन भी हो सकता है। समझते हैं क्या कारण है रैप्डोमायलाइसिस के, मसल्स टूटने के क्या कारण हैं मायोग्लोबिन निकलने का। देखो, इसके कारण होते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज। जैसे जिम में गए और बस पहले दिन गए, अब ये हमारा आखिरी दिन होने वाला है, इतनी जबरदस्त एक्सरसाइज करेंगे, 3 घंटे 4 घंटे डिहाइड्रेटेड और जबरदस्त वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, मसल्स ब्रेक डाउन होगा। आप रैप्डोमायलिसिस में जा सकते हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करनी है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं पूरा दम ही लगा देना है, ठीक है। उसके अलावा सीजर्स, मिर्गी आना, एपिलेप्सी, इतना तेज मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कि रैप्डोमायलिसिस हो सकता है। उसके अलावा डिलीरियम ट्रेमेंस, इस्कीमिया ऑफ मसल्स, जैसे मसल्स में कोई ऑक्सीजन की कमी हुआ, कोई इंफाक्ट हो गया। तो उसके अलावा ट्रॉमा, ट्रॉमा का तो लाइव केस में देखता ही हूँ डेली, ट्रॉमेटिक पेशेंट में भी हो सकता है। कोई क्रश इंजरी हो गई या कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो गया, या फिर डीके ए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी रैप्डोमायलिसिस में जा सकता है। ये कारण है, कारण कोई ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखें हमेशा। या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, ड्रग्स, ड्रग्स में स्टैटिन, जैसे बहुत क्रेज है लोगों को, स्टैटिन ले लो मजा आएगा जिंदगी का, अटैक नहीं आएगा। कोई भी दवाई अननेसेसरी नहीं लेनी है, कोई स्टैटिन नहीं लेने हैं, ठीक है। कोकेन अगर यूज है तो लेना है, जरूरत है, कोई बीमारी है तो लीजिए। अननेसेसरी किसी दवाई का यूज नहीं करना। कोकेन कोई ले रहा है, एल्कोहल कोई ले रहा है ना, इनमें भी चांसेस होते हैं रैप्डोमायलिसिस के। ये कारण। अब सिम्टम्स क्या आएंगे, कैसे पता करें रैप्डोमायलिसिस है या नहीं है। तो सिम्टम्स होगा मसल पेन, मसल में बहुत पेन, बॉडी पेन, मस्कुलर बॉडी पेन, थकान, कमजोरी, वीकनेस, ब्राउन रेड कलर यूरिन, ब्राउन रेड कोको कोला कलर का यूरिन आएगा, पेशाब एकदम ही लगेगा कंसंट्रेटेड, डिहाइड्रेटेड, या पेशाब बहुत कम आएगा। बुखार हो सकता है पेशेंट को, टैकीकार्डिया, पल्स 100 से ज्यादा हो गई, हाइपोटेंशन, पेशेंट शॉक में जा रहा है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जा सकता है पेशेंट। कैसे पहचाने, डायग्नोसिस क्या करें, क्या टेस्ट है, क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके लिए क्लिनिकली हमें पता है, देख लिया। रेप्डोमाइलिसिस भी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, एक्सपर्ट लोग डायग्नोस कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद भी रेप्डोमाइलिसिस हो सकता है। इसका टेस्ट होता है सीपीके नैप, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, मायोग्लोबिन, और यूरिन में मायोग्लोबिन्स देखेंगे हम, मायोग्लोबिनूरिया। उसके अलावा आरबीसी लेवल बहुत बड़ा होगा, सीएमपी लेवल। उसके अलावा एबीजी हम करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रीट कैसे करें, जैसे रेप्डोमाइलिसिस हो गया, कुछ लोगों में ये अपने आप ठीक हो जाता है, माइल्ड केसेस, मॉडरेट केसेस में कुछ ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है, और सीवियर केसेस में डायलिसिस का भी जरूरत पड़ जाता है, मल्टीपल मल्टीपल। पहले तो इसको पहचानना जरूरी है, ये रैप्डोमाइलिसिस है। अगर आप डिले करते हैं, पहचानते नहीं है, तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है। और अगर आप इसको पहचान लेते हैं विद ट्रीटमेंट, चाहे माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, ये ट्रीटेबल है, क्योरेबल है, ठीक है। इसमें आपको पहले तो फ्लूइड देना है, 2 से 6 लीटर फ्लूइड आप दे सकते हैं पेशेंट को 24 आवर्स में। उसके अलावा क्रिएटिनिन देखना है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, सोडा बाइकार्ब जैसे फ्लूइड आपको प्रोवाइड करने हैं पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा जैसे पेशेंट का, अब हम देखेंगे डिहाइड्रेशन तो नहीं है, डिहाइड्रेशन को कैसे पहचानेंगे, एसिडिटी लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, पेशेंट सेप्सिस में हो सकता है, पोटेशियम बढ़ गया। पोटेशियम कैसे बढ़ेगा, जैसे एक आई में, किडनी फेलियर में, तो एल्बुमिन प्रोटीन्स टूटने लगेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी। अब जैसे पूछे कि इसमें डायलिसिस कब कब करेंगे, अगर जैसे पेशेंट एक आई में चला गया, जब तक करेंगे जब तक यूरिन नहीं आता पेशेंट को, है ना। आने का मतलब नॉर्मल यूरिन नहीं आने लगता, तब तक डायलिसिस होगा।
कैसे कैसे करेंगे? अल्टरनेट डेज डायलिसिस करेंगे। अगर इसमें पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अरिथमिया आ सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो उस समय हमें पोटेशियम करेक्ट नहीं करना है, कैल्शियम देना है, ग्लूकोनेट, जो कि मायोकार्डियल को स्टेबलाइज में काम करता है, आपको अरिथमिया में प्रिवेंट करता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाता है। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखें। ये है रैप्डोमाइलिसिस के बारे में एक शॉर्ट समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको भी परिवार में या किसी को भी रैप्डोमाइलिसिस हुआ है और मसल वीकनेस, फटीग या डायलिसिस पे है पेशेंट, तो और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।